सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा स्टेबल आयन के बारे में कि मेटा स्टेबल आयन क्या होता है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो क्या क्या चीज़ें लिख कर के आनी है, इस सब को हम इजी से इजी लैंग्वेज में समझेंगे और लिखने का तरीका देखेंगे कि किस तरीके से आपको ईजीएस्ट वे में आपको लिख करके आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेटा स्टेबल आयन। पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है, सैंपल मॉलिक्यूल, उस पर मैं इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट कराता हूं जिससे मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं, यानी कि उनका आयनाइजेशन होता है जिससे मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं इनका फ्रेगमेंटेशन होता है, ये टुकड़ों में टूटता है और टुकड़ों में टूट करके यहाँ पर जो कैटायंस बनते हैं ये हमारे पास जाते हैं हमारे एनालाइजर में और आगे की प्रोसेस के लिए जाते हैं। ठीक है, अब एनालाइजर में जाने के बाद में आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने देखा था ना हमारी जो फर्स्ट वीडियो जब हम प्रिंसिपल की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे जो ये फ्रेगमेंटेशन के बाद जो हमारे ये टुकड़े बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज के टुकड़े बनते हैं, ये टुकड़े आगे की जो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये जाते हैं हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एक चार्ज होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लेट मान लो, एक इलेक्ट्रिक प्लेट होती है यहाँ पर, इससे होकर के हमारे ये जो फ्रेगमेंट्स है ये जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के जाने के बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पर आता है एक मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड से होकर के गुजरता है, यानी कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजरेगा, उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से होकर के हमारे ये जो आयंस होते हैं ये गुजरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये जो फ्रेगमेंट्स है ये फ्रेगमेंट्स फर्दर टूट जाते हैं। अब ये क्यों टूटते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिनका जो लाइफ टाइम है बहुत कम होता है, इसलिए उनका डीकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत कम स्टेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से उनका फर्दर डिके हो जाता है, यानी कि फर्दर वो टूट जाते हैं। और टूटने की वजह से हमारे पास जो फ्रेगमेंट था, मान लो एक ऐसा फ्रेगमेंट था जिसका m/z रेशियो मान लो 100 था। ठीक है, अब 100 पर मुझे एक पीक मिलनी चाहिए थी, m/z रेशियो 100 पर हमें एक पीक मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है कि जो फ्रेगमेंट हमारा m/z रेशियो जो 100 है वहां पर पीक देने वाला था वो फर्दर टूट गया, यानी कि ये जो आयन था, जो कि हमारे पास जो कैटायन था, फ्रेगमेंट था, वो 100 mz वैल्यू पर हमारे पास सिग्नल देने वाला था, ये फर्दर टूट गया, जिसकी वजह से इससे हमारे पास 100 m/z रेशियो पर कोई सिग्नल नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो पॉसिबिलिटी होती हैं, दो ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट है ये टूट सकता है। फर्स्ट जोन है कि बिफोर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बाद में आता है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले अगर मेरा ये फ्रेगमेंट टूट जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, टूटने के बाद हमारा ये जो फ्रेगमेंट है इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये आगे की प्रोसेस के लिए जा सके। ठीक है, इतनी एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि यार देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, फ्रेगमेंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक प्लेट होती है, उसमें शुरू में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, और इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है इस फ्रेगमेंट के पास कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज है इसके रिपल्सन को झेल सके और इसे पार कर सके, इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ये जो फ्रेगमेंट जो बनेंगे ना, इस फ्रेगमेंट को तोड़ने के बाद, टूटने के बाद जो हमारे पास आयंस बनेंगे, उनके पास इतनी स्टेबिलिटी, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, इसलिए वो यहां से नीचे नहीं जा पाते हैं, डिटेक्टर तक नहीं जा पाते हैं, जिससे हमारे पास इनका सिग्नल नहीं आ पाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये थी कि ये अगर हमारे जो फ्रेगमेंट है ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले टूट जाएं। अगर पहले टूटेंगे तो इनका सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजर सकें। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास कोई सिग्नल नहीं देंगे। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से तो ये फ्रेगमेंट
इंस्ट्रूमेंट एज इट इज यहाँ पर चला जाए और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में उससे जस्ट पहले ये इनका डीके हो जाए या फिर ये टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, जिससे नए जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनके पास अब काइनेटिक एनर्जी चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी इसलिए चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको रिपेल करेगा, तो इसलिए हमें काइनेटिक एनर्जी हमारे इस फ्रेगमेंट जो फ्रेगमेंट्स टूटने के बाद जो नए फ्रेगमेंट्स बनेंगे ना उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब जो यहाँ पर अगर टूटेंगे बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड तो उनको तो इतनी काइनेटिक एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो हमारे डिटेक्टर तक आराम से पहुँच पाते हैं। ऐसे फ्रेगमेंट्स जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से पहले टूटते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मेटा आयंस और वही हमारे सिग्नल देते हैं। और जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बिफोर द इलेक्ट्रिक फील्ड टूटते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले टूटते हैं वो हमारे पास सिग्नल नहीं देते हैं और उनको हम मेटा आयंस नहीं कहते हैं। जब सिग्नल ही नहीं आएगा तो उनको क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आयंस जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के आने से पहले टूटते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं मेटा आयंस और वहाँ वो आराम से हमारे डिटेक्टर तक पहुँच पाते हैं और हमें एक पीक देखने को मिलती है। अब देखो ये हमारा 100 mz वैल्यू पर हमारा सिग्नल देने वाला था, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड से ये टूट गया, मैग्नेटिक फील्ड से पहले ये टूट गया, जिससे अब इसका जो सिग्नल जो कि 100 mz वैल्यू पर आने वाला था वो नहीं आएगा, वो थोड़ा कम आएगा। ठीक है, क्योंकि यार मेरा जो फ्रेगमेंट अगर टूटेगा तो यार जो हमारा कैटायन बनेगा वो स्मॉलर साइज का होगा और स्मॉलर साइज का होगा तो उसका mz वैल्यू भी कम होगा। ठीक है, तो ये है हमारा मेटा स्टेबल आयन। ठीक है, मेटा स्टेबल आयन उसे ही कहेंगे जो कि फ्रेगमेंट हमारे मैग्नेटिक फील्ड से पहले टूटेगा और यहाँ पर सिग्नल देगा। तो ये था हमारा मेटा स्टेबल आयन। अब लिखना कैसे है वो समझते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन और आयनाइजेशन हमारे पास दो प्रोसेस होती है, फ्रेगमेंटेशन एंड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल है उस पर इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट कराऊंगा, बम्बार्डमेंट कराने से मेरा जो मॉलिक्यूल है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और मेरा आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल बनेगा जिसे मैं मॉलिक्यूलर आयंस बोलता हूं। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर आयंस में फर्दर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूलर आयन था ये अब टुकड़ों में टूटता है। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन और आयनाइजेशन। तो ड्यूरिंग द फ्रेगमेंटेशन और आयनाइजेशन सम आयंस कैन बी फॉर्म व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। तो हमारे पास कुछ ऐसे आयंस बनते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं, जो स्टेबल नहीं होते हैं, विच हैव वेरी स्मॉल लाइफ टाइम, जिसके पास बहुत छोटा लाइफ टाइम होता है, दैट इज लेस देन 10⁻⁵ सेकेंड, जिसके पास बहुत 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 कम टाइम पीरियड होता है, यानी कि वो इतने कम स्टेबल होते हैं कि वो तुरंत टूट जाते हैं। These fragments can decompose in before the electric field, यानी कि ये जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास बनेंगे, ये जो नए फ्रेगमेंट्स हमारे पास बनेंगे, कैन डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो सकते हैं इन बिफोर द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिफोर मतलब पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले भी डिकम्पोज हो सकते हैं और बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास दो फील्ड होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं इनका फ्रेगमेंटेशन होता है, टुकड़ों में टूटता है। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद ये जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो हमारे पास एनालाइजर में जाते हैं और जो एनालाइजर होता है उसका फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजरते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजरने के बाद आता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्ट नहीं आता है, इसके बीच में थोड़ा गैप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में गैप होता है। अब इस गैप में अगर हमारे फ्रेगमेंट्स फर्दर टूट जाते हैं तो हमारे पास वो जो फ्रेगमेंट्स हमारे न्यू फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो जो सिग्नल देंगे उनको बोलेंगे मेटा आयंस सिग्नल या फिर मेटा आयंस पीक। ठीक है, और जो हमारे पास वो आयंस होंगे उनको बोलेंगे मेटा आयंस, मेटा स्टेबल आयंस। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर। ठीक है, व्हेन द फ्रेगमेंट्स आर डिकम्पोज बिफोर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले अगर मेरे फ्रेगमेंट्स टूटते हैं देन इट डज नॉट अंडरगो फॉर फर्दर प्रोसेस, तो इसके बाद वो फर्दर प्रोसेस के लिए आगे नहीं जा पाते हैं, बिकॉज दैट टाइम इट डज नॉट हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस टाइम उन फ्रेगमेंट्स के पास, वो जो नए फ्रेगमेंट्स बनेंगे, टुकड़े बनेंगे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो आगे की प्रोसेस के लिए जा सके। ठीक है, बट इफ द फ्रेगमेंट्स आर डिकम्पोज बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारे फ्रेगमेंट्स बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड टूटते हैं then it is called meta stable ion, तो इसे मेटा स्टेबल आयंस कहते हैं। एंड द
पीक विच इज अराइजेस बाय मेटा स्टेबल आयंस, और जो हमारी पीक्स देखने को मिलती है, जो हमें सिग्नल्स देखने को मिलती हैं हमारे मेटा स्टेबल आयंस की वजह से, इज कॉल्ड मेटा स्टेबल आयन पीक। तो उन्हें मेटा स्टेबल आयन पीक हम कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेटा स्टेबल आयन। अब कुछ फीचर होते हैं हमारे मेटा स्टेबल आयंस के, जो कि आपको लिख करके आना है। ये सारी चीजें लिखना सफिशिएंट होती है और काफी इजी लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारे जो कुछ फीचर है मेटा स्टेबल आयन के वो देखते हैं। देज पीक्स आर लो इंटेंस पीक, यानी कि ये इनकी जो पीक्स होती है, ये इनके जो सिग्नल होते हैं वो लो इंटेंसिटी के होते हैं। देज आयंस गिव्स ब्रॉड पीक, यानी कि ये जो सिग्नल्स आएंगे ये हमें शार्प सिग्नल नहीं देखने पड़ेंगे, ये हमें शार्प सिग्नल नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे सिग्नल्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से नहीं आएंगे, हमारे पास कुछ सिग्नल इस तरीके से आएंगे। ठीक है, इस तरीके के सिग्नल आएंगे और इन्हीं को बोलते हैं ब्रॉड पीक। जिस तरीके से हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पीक्स देखने को मिलती हैं, जो कि ब्रॉड पीक्स होती हैं, जो कि फैली हुई होती हैं, उन्हीं को ब्रॉड पीक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटा स्टेबल आयंस होंगे वो हमें ब्रॉड पीक देखने को मिलती हैं उनकी। ठीक है, तो ये हमें ब्रॉड पीक देंगे। ठीक है, द mz वैल्यू फॉर मेटा स्टेबल पीक्स इज नॉन इंटीग्रल, यानी कि जो हमारे पास mz वैल्यू आने वाली है इन मेटा स्टेबल आयंस की वो नॉन इंटीग्रल होगी, यानी कि वो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। द लो इंटेंसिटी इज ड्यू टू लोअर अबेंडेंस ऑफ मेटा स्टेबल आयंस, जो हमारे पास मेटा स्टेबल आयंस होते हैं उनकी लो इंटेंसिटी इस वजह से आती है क्योंकि जो वो बनते हैं ना वो लो अमाउंट में बनते हैं। अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंटेशन हुआ है तो उसमें से 1-2 आयंस ही ऐसे होंगे, 1-2 फ्रेगमेंट्स ही ऐसे होंगे जो फर्दर हमारे पास मेटा स्टेबल आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बहुत कम इसकी अमाउंट होती है, तो बहुत कम अमाउंट की वजह से यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम होती है। ठीक है, शार्प पीक डज नॉट ऑब्टेन, इसमें कोई भी शार्प पीक हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें हम सबसे पहले क्या कराएंगे, आयनाइजेशन। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसको मैंने M से डिनोट कर रखा है, यानी कि ये मेरा M कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, सबसे पहले इसका आयनाइजेशन कराएंगे। आयनाइजेशन कराएंगे तो हमारे पास पता है, हमें पता है कि नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक फ्री रेडिकल बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, यहाँ पर ये जो CH3O जो है इसके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3O जो, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, OCH3 जो है इसके बीच का जो बॉन्ड है, O और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है CH3 वाली कार्बन का, ये इसमें होगा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, जिससे क्या होगा, O फ्री रेडिकल बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर इस बॉन्ड में, फिर इस बॉन्ड में भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो यहाँ पर यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा, तो फ्री रेडिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसमें भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, जिससे यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल फिर बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पीछे डबल बॉन्ड बन चुका है। अब यहाँ पर जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है वो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और एक प्लस इस पर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास M1 प्लस आयन है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन हुआ और हमारे पास M2 प्लस आयन बन चुका है। ठीक है, ये एक और फ्रेगमेंट बना है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा फ्रेगमेंटेशन के बाद जो भी बना है इसका mz वैल्यू 108 होता है। ठीक है, 108 होता है, तो 108 mz वैल्यू पर मुझे एक शार्प पीक देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो मेरा कंपाउंड बना है ये लेस्ट स्टेबल होता है, बहुत कम स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या काम करेगा, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड से पहले ही टूट जाएगा। ठीक है, अब टूट जाएगा तो ये क्या काम करेगा, ये मेरा 108 पर पीक शो नहीं कराएगा, यानी कि ये 108 पर मेरे पास कोई भी पीक हमारा डिटेक्टर नहीं बताएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये जो वैल्यू है तो इससे हमें कहां पर पीक देखने को मिलेगी, इसको हम काउंट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, वो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, m स्टार इक्वल टू m2 स्क्वायर अपॉन में m1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m स्टार क्या है, ये है हमारे पास मास ऑफ मेटा स्टेबल आयन। देखो हमारे पास एक रिएक्शन है m1 प्लस, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें m1 प्लस है, ये m1 प्लस, यानी कि ये हमारे पास जो बना है मॉलिक्यूलर आयन ये है, इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, हमारे पास m2 प्लस
प्लस बन जाएगा, ये M2 प्लस बन चुका है। ठीक है, अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M स्टार इक्वल टू M2 स्क्वायर और अपॉन में M1। ठीक है, तो M स्टार क्या है यहाँ पर, मास ऑफ मेटा स्टेबल आयन, जो हमारे पास मेटा स्टेबल आयन बना है ना तो उसका मास। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी जो mz वैल्यू है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर M1 क्या है, अब M1 क्या है, M1 है हमारे पास मास ऑफ मोलिकुलर आयन, इस मोलिकुलर आयन का जो मास है वो है। ठीक है, और M2 क्या है, मास ऑफ फ्रेगमेंट आयन, यानी कि ये जो आयन है इसका हमारे पास मास क्या है। ठीक है, यानी कि m/z वैल्यू कितनी है, तो इसकी m/z वैल्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन में इसकी m/z वैल्यू। ठीक है, तो इसको, इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो m स्टार जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो m स्टार इक्वल टू 108, ये हमारे पास जो हमारे पास ये बना है इसका स्क्वायर अपॉन में ये जो हमारे पास मोलिकुलर आयन है इसको। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 94.82 आ जाए mz वैल्यू ऑफ मेटा स्टेबल आयन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर m/z वैल्यू जो है ये ना, ये पॉइंटों के अंदर आई है, यानी कि हमारे पास ये फिक्स नहीं होती है। हमारी m/z वैल्यू जो होती है ना वो हमारे पास इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल आती है, न कि इंटीग्रल फॉर्म में आती है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, m/z वैल्यू आ गई मेटा स्टेबल आयंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास m स्टार यानी कि मेटा स्टेबल आयंस के लिए पीक आ चुकी है, हमारी mz वैल्यू आ चुकी है, यानी कि इतने m/z वैल्यू पर हमें एक ब्रॉड पीक देखने को मिलती है जो कि कुछ इस तरीके से फैली हुई होती है। ठीक है, वो होती है हमारी मेटा स्टेबल आयंस के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेटा स्टेबल आयंस क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।